तो हेलो 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 गाइस। हम फिर आगे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और ज्यादा हो गया ये। आज का जो हमारा चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो आज टॉपिक, जो इसमें अगर दो सेक्शन है, एक पहला आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। मैं उसको देख लूंगा, रहने दीजिए। तो दो तीन तरीके के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो जो आयोनिक बॉन्ड है, हम लोग आज इसको चालू करेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर है। पहला जनरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मोस्टली दो 15 या 20 मिनट का ये टॉपिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, आयोनिक आयोनिक बॉन्ड के आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, आयोनिक बॉन्ड एंड एनर्जी। तो हम लोग आयोनिक बॉन्ड और उसके एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा है, उसी आयनिक बॉन्ड और एनर्जी के अंदर जब दो दो तरीके की एनर्जी होती है, एक लैटिस एनर्जी होती है, एक सॉल्वेशन एनर्जी होती है। दो तरीके की एनर्जी होती है, हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस, कॉन्टेक्स्ट और स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास में मैं मोस्टली ये दो टॉपिक को कवर करूंगा। फिर ये जो मेरा अगला जो टॉपिक रहेगा इसी आयोनिक बॉन्ड के लिए, बॉन्ड हैपर साइकिल और फजान्स रूल। ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक में से एक है, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को कवर करूंगा। तो आज की क्लास को ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, इससे क्या समझते हैं हम। माने आयोनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स, माने जैसे कि आपका भी कोई कैरेक्टर होता होगा, किसी किसी का कैरेक्टर ढीला भी होता है। तो उसी प्रकार आयोनिक बॉन्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि जब आप कोई भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में जब आप पढ़ते हैं, तो किसी कैरेक्टर का आपको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर स्केच लिखो। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी उस कहानी में भूमिका क्या थी, माने उसके क्या कैरेक्टर्स थे। उसी प्रकार केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी भूमिका क्या है। तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आयोनिक बॉन्डिंग में आता हूँ और उसके डेफिनेशंस पे आता हूँ। तो डेफिनेशन क्या कहती है आयोनिक बॉन्डिंग की। तो आयोनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या कहती है। आयोनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग formed by a complete transfer of one or more electron from one atom to another, ठीक है ना। जो आयनिक बॉन्डिंग क्या है, एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है जो क्या होती है, कंप्लीट कैसे फॉर्म होती है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। मोस्टली ये जो बात, डेफिनेशन है, दो चीज पे टिकी हुई है। पहला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है, द बॉन्ड इज हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर जो बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से है, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज, ठीक है ना। तो इस पे ये रिले करता है। तो अब ये जो दो बात पे, जो आयोनिक बॉन्ड दो बात पे रिले कर रहा है। पहला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है ना। फिर जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अब वो अट्रैक्शन से बनेगा जो अपोजिट चार्ज के होंगे, अपोजिट चार्ज आयन के। तो इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। मैंने अगर किसी भी चीज के करे मैंने किसी भी चीज की अगर आपको भूमिका पढ़नी है, सपोज करिए को कोई एक सपोज करिए कोई नीलेश नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना। नीलेश नाम का व्यक्ति है, और ये सपोज कि नीलेश नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये नीलेश है ना। ये एक्स वाई जेड किसी कहानी में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे कि कोई कहानी राजा रानी की, नीलेश राजा बना है। तो जब नीलेश राजा बना है तो उसका काम क्या, यूथ में जाना, यूथ यूथ में उसकी लड़ाई भूमिका क्या होगी,
ये सब चीज होता है। उसी प्रकार को जब केमिकल आयनिक बॉन्ड जब बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर है, ये इस बात को बताता है। तो आयनिक बॉन्ड दो चीज पे रिले करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज, ये दोनों बात पे रिले करते हैं। तो इसको अगर समझना है, सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ। हालांकि नीलेश हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उसको यहाँ से सॉरी बोल दूंगा क्योंकि मैंने बेचारे का नाम ले लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा था। तो बाद में देख लेंगे, मैं उसके साथ डील कर लूंगा, नीलेश के साथ। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है। सपोज कहिए कि यहाँ मैं मोस्टली NaCl का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है, NaCl। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग NaCl को किसी पानी में अगर हम लोग डालेंगे, एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा, और Cl अलग हो जाएगा, ठीक है, Cl माइनस अलग हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, दूसरा नंबर का पॉइंट मैं जो बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या हुआ, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो Cl के पास क्या है, चार्ज, माइनस चार्ज, और Na के पास क्या है, प्लस चार्ज। तो प्लस, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो करंट कैसे ट्रेवल करता है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है ना। तो यही फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है ना, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो माने माइनस क्या कर रहा है, प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या ऐसे ही बोल सकते हैं प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये होता है पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है आयोनिक बॉन्ड में। तो एक माने, जैसे आप समझ जाओ कि सोडियम है, सपोज करो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है। और इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आ, एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, एस एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक। सो इसके लास्ट जगह में क्या होता है, 4s1, ठीक है ना। इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4s1 में, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 10 10। तो अब ये जब ये 10 हो जाएगा, तो Na यहाँ पर क्या, एक डोनेट करने से क्या बनाया, प्लस साइन बना लिया। जब ये प्लस साइन बनाएगा तो अब जो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। जब ये 10 हो गया तो 10 किसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने एटॉमिक नंबर है, किसका है ये, नियॉन का, ठीक है। और नियॉन क्या है हमारा, नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है ना। Ng माने यहाँ पर मैं नोबल गैस, या आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो नोबल गैस में क्या आ जाएगा, नोबल गैस इक्वेशन को अचीव कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है, क्या कहा मैंने, जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास लास्ट सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कोई भी जो एटम या एलिमेंट है, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये अपने वैलेंस लास्ट सेल में अगर ये 4 से कम हुए तो इन लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। लेकिन अगर ये 4 से ज्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा क्यों, जो 4 से कम वाले, माने जो भी इलेक्ट्रॉन के पास चार, लास्ट सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उन लोग क्या करते हैं, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन 4 से कम है,
उन लोग किसी ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में अपने आप को जोड़ते हैं जो, माने केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सपोज करिए कि ये अडेप्टर है, ठीक है ना, ये अडेप्टर है। कई जगह ये अडेप्टर को मैं ला चुका हूँ, ये फेमस हो चुका है अडेप्टर। वन प्लस का है। वन प्लस वाले अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे को स्पॉन्सर कर देना एक टैब के लिए। तो सपोज करिए कि केमिकल बॉन्डिंग में ये चार्जर क्या है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है ना। और अगर ये फोन किसी फोन में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, जैसे फोन में ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है फोन, इसकी जो, इसके पास जो जितने भी चार्ज होंगे, सपोज करिए कि इसके पास अगर चार्ज, इसको आप चार्जर के रूप में पावर बैंक समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अभी पावर बैंक नहीं है तो मैं पावर बैंक बता नहीं सकता। आप इसको पावर बैंक समझिए, पावर बैंक सबको अच्छा समझ में आएगा। सपोज करिए पावर बैंक है, तो जैसे पावर बैंक क्या करता है, उसके पास जितना भी चार्ज होता है वो क्या करता है, किसी फोन को चार्ज करने में लगा देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर बैंक अपने चार्ज को किस में दे रहा है, फोन में दे रहा है। तो इसी प्रकार, उसी प्रकार यदि अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने पावर बैंक को आप समझ लीजिए कि वो जिसके, वो एटम है या फिर वो बोलना चाहिए वो एलिमेंट है जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, उस चीज को वो दान करने की कोशिश करता है। दान करने का मतलब मैंने, वो इलेक्ट्रॉन को दान करके आप किसी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ करके वो अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और सामने वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। अब यहाँ पर बात आती है, जब आयोनिक बॉन्ड के, आयोनिक बॉन्ड में जब बात आती है, तो आयोनिक बॉन्ड क्या करता है, सपोज करिए आयोनिक बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड मैंने किसी का नुकसान और किसी का फायदा देखता है। मैंने किसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो नुकसान क्या हो रहा है समझ जाओ। जैसे Na है, Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देने के द्वारा नोबल गैस इक्वेशन को अचीव कर ले रहा है। वहीं पर अगर मैं क्लोरीन को देखूं, क्लोरीन के पास कितना होता है, क्लोरीन क्या करता है, 17 है ना, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, ठीक है ना। तो 17 है, तो इसके लास्ट सब शेल में जो होगा, कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको क्या चाहिए कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं, मैंने मेरे लास्ट सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बना सकूं मैं, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो क्या करता है, जब हम लोग आगे देखते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, जब NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है वो, इसका कैसे बनता है बता, क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए कि Na है, सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम क्या हुआ, 11, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, तो ये क्या किया, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ये दान दे रहा है, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो मैंने एटॉमिक 18 नंबर पे आ गया, मैंने जो 17 था एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास खाली था वो उसको कंप्लीट करके 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। वहीं पर जो सोडियम था, ठीक है ना, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके जब यहाँ पर 10 बन गया, तो ये नोबल गैस इक्वेशन अचीव कर लिया। माने दोनों के दोनों आइडियल गैस इक्वेशन को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हो। तो यहीं पर जो पिछले क्लासेस में जब मैं एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, मैंने इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो
इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यदि आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे यहाँ डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के गैस की इक्वेशन अचीव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैस की इक्वेशन अचीव कर ले रहा है। क्लियर? तो यही होता है। और जब और जब ये NaCl का जब इन लोग बना फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl का जब यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब NaCl का जब यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही इलेक्ट्रॉन Cl के साथ कंबाइन करके दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसी वजह से जब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर Na के पास क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आया है, और यहाँ पर इस Cl के पास क्या जा रहा है, माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है। दूसरा, इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो मैंने कोई भी अगर आयोनिक बॉन्ड बनना चाहता है, क्या कहा मैंने, कोई भी अगर आयोनिक बॉन्ड बनना चाहता है, तो वो दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए उसको। पहला पहला क्या करना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांसफर हो रहा है, एक या एक से ज्यादा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो पहली कंडीशन है फुलफिल कर लिया। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये दो कंडीशन को फुलफिल किया, जिससे ये आयोनिक बॉन्ड के श्रेणी में आ गया, मैंने आयोनिक बॉन्ड ये बन गया। तो ये दो कंडीशन को जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फुलफिल नहीं करेगा, तब तक वो आयन मैंने कोई भी अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, अगर ये दो कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकते। क्लियर? तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में, ये तो हुआ डेफिनेशन पे। अब मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहला, फॉर्मेशन फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसको मैंने पढ़ा दिया कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये Na का माइनस चार्ज, माने कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, तो यहाँ पर प्लस चार्ज बना, ये यहीं पर गया Cl के पास, तो क्या बन गया ये, Cl के पास माइनस चार्ज आ गया, तो Na यहाँ पर प्लस, माने Na यहाँ पर प्लस आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान दिया। वही इलेक्ट्रॉन जब Cl के पास गया, तो वहां पर Cl को माइनस चार्ज दे दिया। क्लियर? तो ये तो मैंने बता दिया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है, आयंस क्रिएट होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो जब कोई भी पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स क्या आता है, जब चार्ज आ जाता है। फिर दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर क्या होता है? द फोर्स ऑफ होल्डिंग of the ion together is purely electrostatic. The attraction between positive and negative ions is strong and act all direction. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, एक बार थोड़ी इसी लाइन को अगर फिर से भरे, द फोर्स ऑफ होल्डिंग आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर क्या है, फोर्स ऑफ होल्डिंग आयन। जैसे कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, NaCl में क्या हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों को होल्ड करने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है ऑल द डायरेक्शन। माने प्लस और माइनस में जो फोर्स लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। मैंने प्लस और माइनस पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। ठीक, क्लियर? तो अब तक हमने दो बातें पढ़ी, पहला फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के बारे में हम लोग पढ़ी। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब तीसरा जो इसका नेचर है या करेक्टरिस्टिक्स है। पहला, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। माने इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है ना? सपोज करिए NaCl के क्रिस्टल को अगर हमको मेल्ट करना है, तो 801 डिग्री सेल्सियस हमें गर्मी उसको देनी पड़ेगी, तब जाके NaCl के जो क्रिस्टल्स होंगे वो क्या करेंगे, मेल्ट होना चालू करेंगे। वैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग तो एक ही बात हो गई। ठीक है ना? तो मेल्टिंग, इन लोग मेल्ट करना कब चालू करते हैं, 800 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना? इन लोग मेल्ट होना चालू करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब जितना ज्यादा अगर आप हीट दोगे,
मैंने यहाँ पर अगर बोल रहा है 801 डिग्री सेल्सियस चाहिए NaCl के क्रिस्टल को मेल्ट होने के लिए। तो क्यों होता है? क्योंकि जो इनको बहुत अमाउंट ऑफ वो चाहिए, एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए, क्योंकि इन लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसी वो ओवरकम कर देता है आयंस को। ठीक है ना? माने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आयन के ऊपर आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, इनकी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है। और अगर हम लोग चौथा पॉइंट की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्रिस्टलाइन मैंने अगर आप नमक के नमक के अगर आप एक दाने को देखो तो एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, और वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में थ्री डी स्ट्रक्चर में होता है। मैं यहाँ थ्री डी स्ट्रक्चर लगाना भूल गया। तो जो यहाँ पर अगर आप पढ़ लीजिए, आयोनिक कंपाउंड एक्सिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयोनिक कंपाउंड है वो कैसे एक्सिस्ट करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में फॉर्म एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो जो आयंस है कैसे अरेंज होता है? रेगुलर थ्री डायमेंशनल शेप, मैंने थ्री डी डायमेंशनल शेप में होते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये लैटिस स्ट्रक्चर होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि आपने अगर NaCl का अगर स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वहां पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक स्टेबल फॉर्म में रहता है और क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। और लास्ट माने फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? हार्ड और बीटल। माने ये हार्ड होता है लेकिन ये अपने आप में बहुत सॉफ्ट होता है। तो हार्ड और बीटल होता है। तो अगर आपको अगर लिखना हो एग्जाम में तो ऐसे लिखिएगा, आयनिक सॉलिड्स आर जनरली हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स, और आर बीटर, however the beater and break easily when pressure is applied। माने हार्ड होता है और जब इस पर प्रेशर डाला जाता है तो इजीली ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना? तो ये था फिफ्थ पॉइंट। और छठा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। ये आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप सॉल्ट को लेंगे, ठीक है ना, उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। यदि अगर हम किसी कंटेनर में सिर्फ सॉल्ट को लेंगे, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्ट को लेंगे, तो उसमें अगर हम लोग करंट के कोई वायर देंगे तो उसमें करंट ऐसे फ्लो नहीं करेगा जब तक हम लोग उसको पानी में नहीं मिलाएंगे। जब हम लोग किसी पानी के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर, ठीक है ना, डिस्टिल वाटर के अंदर सपोज करिए कि डिस्टिल वाटर है। सपोज करिए ये डिस्टिल वाटर है। ठीक है ना? अब मैंने डिस्टिल वाटर क्यों लिया है? तो डिस्टिल वाटर के अंदर 1% भी NaCl या सॉल्ट मिक्स नहीं होता है, इसलिए डिस्टिल वाटर। यदि अगर हम प्योर डिस्टिल वाटर के अंदर करंट फ्लो कराने जाएंगे, जो हम लोग को बॉटल चढ़ती है ना यहाँ पर IV में, अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराने जाएंगे तो उसमें 1% भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें अंदर डिस्टिल वाटर का नाम ही डिस्टिल वाटर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता। क्योंकि हम लोग अगर नॉर्मल पानी जो पीते हैं ना, उसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट मिली रहती है या कुछ अमाउंट में मेटल मिला रहता है। जैसे एक्वागार्ड के पानी में मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? मैग्नीशियम है, कॉपर है। ये क्या है? एक तरीके का आयंस है, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर। यदि जैसे मैग्नीशियम हो गया Mg2+, है ना, या कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर प्लस। ये सब क्या है? ये सब चीजों में क्या है? अगर डिस्टिल वाटर के अंदर ये सब आयन मिला नहीं रहता, लेकिन जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर होता है, या तो उसमें मैग्नीशियम, कॉपर या कुछ अमाउंट में सॉल्ट या सोडियम मिला रहता है जिससे करंट पास हो जाता है। तो डिस्टिल वाटर का मतलब ये नहीं है कि उसमें अगर आप डिस्टिल वाटर में करंट फ्लो कराना चाहोगे तो एक बूंद भी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई पूछे अगर डिस्टिल वाटर के अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता जिससे डिस्टिल वाटर के अंदर करंट फ्लो कर सके। तो ये होता है डिस्टिल वाटर की कहानी। इसलिए मैं बोले यहाँ पर डिस्टिल वाटर हम लोग लेते हैं। तो जब हम लोग डिस्टिल वाटर लेते हैं, अगर हम लोग इसमें थोड़े से अमाउंट में अगर हम लोग NaCl अगर हम लोग डालते हैं, कॉमन सॉल्ट डालते हैं, फिर जब हम लोग इसमें करंट अगर हम लोग फ्लो देते हैं, करंट हम लोग देते हैं, तो क्या होता है? करंट यहाँ पर क्या करता है? फ्लो होना चालू हो जाता है। तब जाके यहाँ पर करंट आता है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आयंस दिए NaCl-, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर जब आयंस थे तब जाके यहाँ पर क्या किया? करंट फ्लो होना चालू हुआ। क्लियर? तो ये बात हुई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर कितने पॉइंट पढ़े? सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर,
तीसरा हमने पढ़ा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हार्ड और बीटरनेस के बारे में पढ़ा मैंने। मैंने यूजुअली वो हार्ड होता है, आयनिक आयनिक सॉल्ट यूजुअली हार्ड होते हैं, लेकिन इजीली प्रेशर पड़ने पर टूट जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक, सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये था आयोनिक का करेक्टरिस्टिक्स। ये समझिए कि नीलेश भाई का करेक्टरिस्टिक, कहानी में नीलेश भाई का करेक्टरिस्टिक ये हुआ हमारा। उसी प्रकार केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक का करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अरे ये तो और है भाई, मैं तो 6 समझ रहा था, मैंने 7 बना 8 बनाए हैं। चलो कोई बात नहीं, वो भी पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। तो 7वां पॉइंट क्या है, सेल्युबिलिटी। सेल्युबिलिटी मैंने जो पढ़ाया, पानी के अंदर आप NaCl डाल दोगे, यहाँ पर पानी के अंदर अगर ये जैसे पानी है, अपने से NaCl डाला तो Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। ठीक है ना। तो ये बात हुई सोल्युबिलिटी की। और ये पोलर होते हैं, है ना। तो मोस्ट ionic compound are soluble in polar solvents such as water due to the ionic dipole interaction। तो वही बात हुई, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स, मैंने कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और पोलर सब्सटेंस क्या होता है, जो पानी के अंदर घुल जाए, तो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। वो लोग पूरी रीति से घुल जाते हैं। ठीक। जब वो लोग पूरी रीति से घुल जाते हैं, कि जैसे वाटर के अंदर अगर हम लोग NaCl डालते हैं, नमक डालते हैं, पूरी रीति से घुल जाता है। या और जो नॉन, तो इनमें क्या आ जाता है, आयोनिक डायपोल मूवमेंट आ जाता है। जैसे Na अलग और Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो आयोनिक डायपोल मूवमेंट आ गया। जैसे यहाँ पर Psi प्लस आ गया और Psi माइनस आ गया। ठीक है ना। आयोनिक डायपोल मूवमेंट आया। कैसे मूवमेंट आया, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो मूवमेंट आ गया, डायपोल मूवमेंट आ गया यहाँ पर। और they are generally insoluble in non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride। तो फिर उसके इन लोग क्या, पोलर सॉल्वेंट में जैसे पानी हो गया, ये सब में घुलनशील होते हैं, माने मिल जाते हैं। उसी प्रकार नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें क्या है, नॉन पोलर होते हैं। और इनका क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। इसको आप देख लीजिए कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स कैसे होते हैं। बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज आयोनिक अट्रैक्शन एक्ट इक्वली ऑल डायरेक्शन। अब अगर कहीं से भी उनको प्लस या माइनस चार्ज मिले, वो इक्वली एक्ट करेंगे। कहीं से भी ऑल डायरेक्शन में, माने SPDF, कहीं से भी उनको डायरेक्शन मिले, मैंने एक्स वाई एक मैंने डायरेक्शन, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो रही है। कहीं से भी चार्ज मिले तो उन लोग नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं से भी वो एक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। आयनिक बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली दो एनर्जी की बात होती है, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी क्या है। तो लैटिस एनर्जी क्या है, जैसे लैटिस एनर्जी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, लैटिस एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ एन गैसियस आयन। ठीक है ना। मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है किसके फॉर्मेशन पे, गैसियस आयन के फॉर्मेशन में। ठीक है। वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। माने सपोज करिए कि कोई एक एटम है, इसमें से जब कुछ एनर्जी निकलेगी, जब कुछ एनर्जी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, ATP। ठीक है ना। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब ATP रिलीज होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो एटम है, ये जो एलिमेंट है या भी एटम है, क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज द वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोनिक सॉलिड्स आर फॉर्म इन गैसियस आयन। ठीक है ना, गैसियस आयन। ठीक है, गैसियस आयन फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया सोडियम और क्लोराइड के बारे में। सपोज करिए कि NaCl सॉलिड है, Na से कुछ एनर्जी निकली जो Cl के पास गई, और दोनों दोनों को क्या बना दी, गैसियस में बना दी। ठीक है ना। क्या बोला मैंने, Na से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, Na
से इलेक्ट्रॉन निकले जो किसके पास गए, Cl के पास गए। तो इसको भी जो 11 था, ये जो इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 11 था, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 बना दिया, इसका क्या 17 था, इसका क्या बना दिया, 18 बना दिया, 18 बना दिया। तो दोनों दोनों नोबल गैस इक्वेशन को अचीव कर लिए। जब नोबल गैस इक्वेशन में अचीव कर लिए तो इन लोग क्या बन गए, गैसियस बन गए। ठीक है, गैसियस एटम में आ गए। तो इसी को यहीं पर ये बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड माने 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl ऑफ एन आयोनिक सॉलिड, एक मोल NaCl को आयोनिक सॉलिड में फॉर्म एन गैसियस आयन, एक मोल आयोनिक सॉलिड को क्या फॉर्म करना, गैसियस आयन में फॉर्म करना। ठीक है ना। या या आपको ये भी डेफिनेशन समझ में ना आए, मैंने अगर आपको एग्जाम में और अगर अच्छी रीति समझाना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, द एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। जब ये एनर्जी इसमें से दोनों में से कुछ निकले कि मैंने इलेक्ट्रॉन में से कोई एनर्जी निकली तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी। यदि आपको और एग्जाम में अच्छे से लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी कैन आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल कंप्लीटली इन गैसियस आयन। मैंने जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, एग्जाम में तो आप लोग घुमा के लिखते हैं यार, तो आप इसको भी लिख सकते हो। अगर आपको, मैंने ये समझ जाओ कि आप 3 इडियट्स में एक तो डायलॉग था ना कि आपके लिए हाथी घोड़े क्या, घोड़े हाथी भी ला सकते हैं। उसी प्रकार ये सेम चीज है जो ऊपर में लिखा है, अगर आपको एग्जामिनर को कंफ्यूज भी करना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऊपर बोल रहे हैं कि घोड़े हाथी क्या, और नीचे बोल रहे हैं हाथी घोड़े भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात होती है कि आयोनिक एनर्जी आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वन ऑफ एनर्जी, 1 मोल ऑफ एनर्जी क्या बना रही है, गैसियस आयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी इसको चाहिए जो इसको गैसियस आयन में कंप्लीट वो कर सके। माने एक NaCl Na के प्रोस्पेक्टिव में, अगर ऊपर वाले डेफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं कि Na के प्रोस्पेक्टिव में इसमें क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। ठीक है ना, Na प्लस के, और ये Cl के प्रोस्पेक्टिव में, ये नीचे वाला Cl के प्रोस्पेक्टिव में इसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर ऊपर वाले को देखे तो उसमें एनर्जी वो दे के गैसियस आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और नीचे वाले को देखे तो एनर्जी लेके कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है ना, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हुई तो Na के प्रोस्पेक्टिव में है, और यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई तो ये Cl के प्रोस्पेक्टिव में है। अब अगर हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, मैंने क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है, चार्ज ऑन एन आयन। सबसे पहला फैक्टर आता है चार्ज ऑन द आयन। तो इसका मतलब क्या है, हायर द नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एन आयन ग्रेटर द लेटेस्ट एनर्जी। माने जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पे, आयंस पे, उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पर देखें एग्जांपल के लिए MgO प्लस NaCl, तो यहाँ पर अगर देखें तो MgO ज्यादा ग्रेटर है NaCl से। क्यों, क्योंकि Mg जो है +2 चार्ज कंटेन, मैंने जब वो प्लस दो दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मैंने मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को हम लोग देखें, जब मैग्नीशियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम का कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम माने 12, जब वो दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये किसको अचीव कर लेगा, नोबल गैस इक्वेशन को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2+, ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने में निकाल रहा है, और ऑक्सीजन क्या रहा है, वही दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आयंस पे चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और NaCl क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन Na निकाल रहा है, Cl भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कम है।
यहाँ पर मैग्नीशियम के पास ज्यादा चार्ज क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ है और ऑक्सीजन 2-। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2+ चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है, वो +1 चार्ज। क्लियर। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा लेटेस्ट लैटिस एनर्जी होगी। क्लियर। और दूसरा क्या आता है, साइज। स्मॉलर द साइज greater the lattice energy because ion came closer together। दूसरा फैक्टर क्या है, पहला तो आयन फैक्टर माना, दूसरा साइज माने जितना ज्यादा एटम का साइज क्या छोटा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वो उतनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। सपोज करिए कि मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, और बहुत जगह मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ने आयोनाइजेशन एनर्जी में। जब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटम का साइज छोटा हो जा रहा था। मैंने इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहा है, एटम का साइज छोटा हो जा रहा है, और जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका ऑलरेडी साइज छोटा है, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो वो था, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन पावर थी, वो क्या ज्यादा थी, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन कर रहे थे, वो क्या था, कम था। माने जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है आपस में जो रिपल्शन कर रहे हैं, ये कम यहाँ पर लग रहा है। वही न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, इससे जो अट्रैक्शन की पावर है, वो क्या ज्यादा हो रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन है जल्दी उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पर ये फैक्टर बन रहा है। तो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसके पास क्या आएगा, माइनस चार्ज। जब वो उसके पास माइनस चार्ज आएगा, तो पहला फैक्टर जो लगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी। तो यही बात यहाँ पर लगा, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, F माइनस इज स्मॉलर देन I माइनस। मैंने फ्लोरीन इज स्मॉलर देन आयोडीन। यहाँ पर जो फ्लोरीन है लास्ट, आयोडीन से क्या है, छोटा है, जिसकी वजह से अ, जो फ्लो जो फ्लोरीन है आयोडीन से क्या छोटा है, तो फ्लोरीन क्या छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो उसकी जो लेटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर साइज और एक आयंस का फैक्टर बनता है। तो यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है, इंपॉर्टेंट फॉर लेटेस्ट एनर्जी क्या है, इट डिटरमाइंस स्टेबिलिटी। पहला स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। पहला लेटेस्ट एनर्जी के इस बात पे, माने एक बात आप समझ लीजिए, केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर कोई पढ़ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर कोई पढ़ रहा है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा है, कोई भी एटम हो, कोई भी अगर इंसान की बात हो, कोई भी जानवर की बात हो, या फिर केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम की बात हो, या फिर कोई भी केमिकल की बात हो, हर कोई अपने आप में एक स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। चाहे वो इंसान की बात हो, चाहे वो केमिकल की बात हो, हर कोई स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। जैसे कि आप पढ़ भी इसीलिए रहे हो, क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी को अचीव करना है। वो स्टेबिलिटी क्या है, एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा बैंक बैलेंस है, ये एक तरीके की स्टेबिलिटी है। उसी प्रकार मैं आपको पढ़ा भी क्यों रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब के अंदर भी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है मेरी स्थिति, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं आपको पढ़ा, जो मेरे पास देखो, मेरे पढ़ाने से मेरे को पैसा मिल रहा है ना। केमिकल बॉन्डिंग को आप इससे समझिए, मेरे ही एग्जांपल से आप समझिए, केमिकल बॉन्डिंग हो क्यों रही है। पहला, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं। जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेरे को आपसे क्या फायदा मिल रहा है, आप जितना मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, या फिर जो मैं क्यूआर लगाता हूँ उसमें आप मेरे को डोनेट करेंगे, इससे मुझे क्या मिलेगा, पैसा। तो मैं अपने क्या है, पैसों से अपने आप को स्टेबिलिटी में अचीव करूंगा। मैं उससे और आपके लिए चीजें खरीद के लाऊंगा, मैं और अपने वीडियो कंटेंट को क्या करूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और अच्छे से मैं आपको वो लेक्चर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और आपको क्या हो कि आप मुझसे मैं पढ़ोगे, अब मैं
मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये स्थिति बनेगी कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करोगे, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, तो इसमें दोनों का फायदा है। तो केमिकल बॉन्डिंग इसलिए बन रही है कि केमिकल बॉन्डिंग से दोनों को फायदा मिल रहा है, इसी वजह से केमिकल बॉन्डिंग वहां हो रही है। क्लियर? केमिकल बॉन्डिंग का मेन प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि स्टेबिलिटी अचीव करना। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। इसलिए वहां हम लोग या तो पढ़ते हैं, या कुत्ते लोग अपना, जैसे डॉग लोग होते हैं, मोस्टली हम लोग उनको खाना दे देते हैं, तो उन लोग उसी खानों को खा लेते हैं। या फिर उन लोग कूड़े कचरे से, उन लोग को क्योंकि भूख चाहिए, उनको भूख अनस्टेबल करता है, तो उन लोग अब खाने के दौरान अपने आप में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हर कोई अपने आप में स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये है एक स्टेबिलिटी को अचीव करना, है ना? क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर हम लोग समझे, पहली बात तो होगी, पहला तो स्टेबिलिटी हमारा एक पॉइंट बना। दूसरा क्या था? इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये अफेक्ट करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को, है ना? इसका मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करने का मतलब क्या है? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक जो आयोनिक आयंस है, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करता है? सपोज करिए कि पानी है, पानी के अंदर आपने अंडा बॉईल करने को डाल दिया, ठीक है ना? या आप जैसे चावल भी आप चढ़ाते हैं, तो चावल के अंदर आप नमक क्यों डालते हैं, या अंडे के अंदर आप नमक क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं, जो नमक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को फट से बढ़ा देता है। क्योंकि क्या करता है, आयंस क्या करते हैं, आयंस जैसे ही उसमें डलते हैं, तो आयंस क्या करते हैं, हीट को बढ़ा देते हैं। तो इसी वजह से जब हम लोग मेल्टिंग किसी भी चीज में, बर्फ से अगर हम लोग, बर्फ के अंदर अगर हम लोग नमक डाल दे, किसी भी चीज में हम लोग नमक डाल दे, और अगर दो बर्फ को हमको जोड़ना है, दो बर्फ को जोड़ते अगर हम दोनों के बीच में नमक डाल दे, तो नमक क्या करता है, दोनों को अच्छे से बॉन्ड बना देता है, जोड़ देता है, ठीक है ना? और अगर किसी का हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है, तो हम लोग नमक को डाल देते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो क्या करता है, अफेक्ट अफेक्ट करता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है? दूसरा, इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है ना? हायर लैटिस एनर्जी मींस स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग, इसका जितना ज्यादा हाई लैटिस एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग होगी। मैं जितना ज्यादा मैंने जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी, उतनी ज्यादा आयोनिक बॉन्डिंग होगी। तो अब जो लैटिस एनर्जी इज मेजर ऑफ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, तो लैटिस एनर्जी क्या है, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी किसको मेजर मेजर कर रही है, आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। लैटिस एनर्जी का काम यही है कि वो आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करे। तो इसका मैंने आगे पढ़ा दिया, हायर आयोनिक चार्ज हायर लैटिस एनर्जी, मैंने जितना ज्यादा हायर आयोनिक चार्ज होगा, उतना ज्यादा हायर लैटिस एनर्जी होगा। आप इसको नोट बना के लिख लें, कभी कभार जब एग्जाम अगर आप जाते हैं, तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हूँ, ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जितना अब जैसे कि यहाँ पर हाई आयोनिक चार्ज, उतना ज्यादा हाई लैटिस एनर्जी होगा। स्मॉल आयोनिक आयोनिक साइज, हाई लैटिस एनर्जी। दो कंडीशन पे हाई होता है लैटिस एनर्जी, पहला आयोनिक हायर आयोनिक चार्ज, जितना ज्यादा आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा। दूसरा, जितना कम स्मॉल आयोनिक साइज होगा, आयन का साइज स्मॉल होगा तब लैटिस एनर्जी हाई होगी। और हाई जितना ज्यादा हाई आयोनिक चार्ज होगा तब लैटिस एनर्जी हाई होगी, ठीक है ना? तो आयोनिक कंपाउंड विथ हाई हायर लैटिस एनर्जी आर मोर स्टेबल। जो आयोनिक कंपाउंड्स है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स है, जितना ज्यादा हाई लैटिस एनर्जी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल हो गया, मोर हैव मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना? जितना ज्यादा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के बाद जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, उतने ज्यादा वो स्टेबल होंगे, और उतना ज्यादा उनकी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी। मानिए जितना ज्यादा, तीन चीज, तीन यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसमें तीन बातें हैं। आयनिक कंपाउंड के पास हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, वो स्टेबल होगा, और उतना उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है ना? जैसे Mg2+, यहाँ पर 2+ चार्ज है, ठीक है ना? कैल्शियम के पास भी आई थिंक प्लस प्लस का चार्ज है, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक मिनट, मैं भी भूल जाता हूँ इसे।
हम्म। पोटेशियम, हाँ 20 है। ठीक 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 ठीक। तो ये आर्गन में जाएगा। हाँ, तो ये दो 19 आर्गन में आएगा। ठीक है, ये दो चार्ज, तो ये +2 चार्ज, ये भी +2 चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन एक चार्ज लेगा, यहाँ पर मैंने 2 चार्ज लेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत, मैग्नीशियम पहले आता है इसलिए इसको पहले रखा है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड आता है, फिर NaCl आएगा, फिर KCl आएगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पर क्या है, हायर था, जितना ज्यादा आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर। अब यहाँ पर बात हो गई लैटिस एनर्जी की, और दूसरा हम लोग बात करते हैं अब सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? तो लैटिस एनर्जी आयन को अपने आप में सेपरेट कर रहा था। सॉल्वेशन एनर्जी किसी, सॉल्वेशन एनर्जी आयंस के अपने आप यहाँ पर सेपरेट थे। ठीक है ना, यहाँ पर कोई सेपरेट नहीं कर रहा था। ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी क्या हो रहा है, अब आयन जो है पानी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना, जो आयंस क्या हो रहा है, पानी के अंदर जा रहे हैं। NaCl जो है पानी के अंदर जा रहा है, तो क्या, NaCl जो है पानी के अंदर जा रहा है तो Na+ बना रहा है, Cl+ बना रहा है, मैंने Cl- बना रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, माने पानी वाले फॉर्म में। ठीक है ना। तो माने इसका मतलब क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब, एनर्जी तो यहाँ पर भी बन रही है, बनने के लिए एनर्जी यहाँ पर भी बन रही है, लेकिन यहाँ पर कैसे बन रही है, एनर्जी जो यहाँ पर बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही है, एक्वस फॉर्म में बन रही है, माने पानी के द्वारा उसको बनाया जा रहा है। ठीक है ना, सॉल्वेशन एनर्जी पानी, इसको पानी से याद रखेगा। वाटर के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो सॉल्वेशन एनर्जी कैसे बन रही है, वाटर से बन रही है। वाटर के अंदर जब हम लोग NaCl डाल रहे हैं तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो एक्वस फॉर्म में बन रहे हैं। तो ज्यादा समय ना रहते इस पर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। Solvation energy is the amount of energy released when 1 mole of gaseous ion is surrounded by a solvent molecule become solvent। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, the amount of energy released when 1 mole of gaseous ion, माने 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड बिकम सॉल्वेंट। ठीक है ना, इसका मतलब वही, गैसियस आयन माने गैसियस आयन किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। ठीक, मैंने गैसियस सॉल्यूशन में जाने के द्वारा वो गैस बन रहा है। सपोज करिए कि आप NaCl को जब पानी में डाले, आपने उसको बॉईल करना चालू किया, तो पहले जो NaCl एक्वस में था, मैंने उसमें क्या था, पानी था, Na एक्वस था, Cl एक्वस था। फिर उसके बाद जब आपने उसको हीट दिया, तब उसने हीट दिया तो सॉल्वेशन के अंदर, मैंने NaCl जो पहले किसमें था, पानी में घुला हुआ था, फिर उसके बाद जब उसने हीट दिया तो फिर NaCl का गैस बन के उड़ गया, मैंने गैसियस आइटम में आ गया। तो NaCl वहां पर भी सॉल्वेशन एनर्जी में भी वही हो रहा है जो लैटिस एनर्जी में हो रहा था। इन सिंपल वर्ड्स, अगर देखें इन सिंपल वर्ड्स, एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस इंटरेक्ट with with and are the stabilized by solvent molecules। solvent molecules क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। जैसे कि NaCl अगर हम लोग उसको पानी में डाल दें तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, NaCl जब हम लोग उसको पानी में डालें तो जो Na है, क्योंकि ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को फुलफिल कर, ऑक्सीजन क्या करेगा, सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जो, क्योंकि पानी का एटॉमिक फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सोडियम के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना रहे हैं, या ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के क्या बना दे रहा है, HCl बना देगा। और सोडियम ऑक्सीजन के साथ बना के बॉन्ड बना के सोडियम ऑक्साइड बना दे रहा है।
तो ये होता है सॉल्वेशन एनर्जी, मैंने पानी के साथ मिलने के बाद जो केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? ठीक है, दिस अट्रैक्शन एनर्जी इज रिलीज बाय इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी। अब यहाँ पर भी जब अट्रैक्शन, वहां पर जो अट्रैक्ट लैटिस एनर्जी में क्या हो रही थी, डायरेक्ट डायरेक्ट अट्रैक्शन हो रही थी, प्लस और माइनस, मैंने Na और Cl की हो रही डायरेक्ट अट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन जब सॉल्वेशन एनर्जी में बात हो रही तो NaCl की भी यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, पानी में डालने के बाद वो पानी के साथ रिएक्ट कर दे रहा है, माने ये समझ जाइए, NaCl प्लस वाटर, तो क्या होगा, Na प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, Cl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पर्सनली H2O के साथ वो करेंगे, माने H2O तो एक ही रहेगा, गलत लिखे, H2O तो एक ही रहेगा, लेकिन H2O के ये किससे पार्ट से अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन के, और किस पार्ट से अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये बात हुई सॉल्वेशन एनर्जी की। तो अब यदि अगर हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी को मैं आसान भाषा में समझाऊं, कि जब कोई आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl किसी सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, डिसॉल्व होता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आयन को छोड़कर चारों तरफ से घेर लेते हैं, को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो जो एनर्जी होती है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, चारों तरफ, मैंने जो अब जब NaCl पानी में जाएगा तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, तो इसी में जो एनर्जी रिलीज होती है इसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। और अब जब कोई पानी में कोई चीज मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यदि कोई आपसे पूछे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सॉल्वेंट के अंदर ही एक टॉपिक आता है हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, व्हेन द solvent is water, solvation energy is a specific called as hydration energy। यदि अगर सॉल्वेशन मैंने अगर किसी भी चीज से पानी मिल रहा है तो उससे हम लोग अगर किसी भी चीज से पानी मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं। यदि किसी चीज से पानी मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हाइड्रोजन एनर्जी ही सॉल्वेंट एनर्जी है, क्योंकि इस दोनों में वाटर है। तो अब हम लोग फैक्टर पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। और मैं उसको ज्यादा एक एक लाइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे भी गला दुख रहा है यार थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ एन आयन, ठीक है ना, तो साइज आयन जितना ज्यादा छोटा, सॉल्यूशन एनर्जी उतनी ज्यादा हायर। ठीक है ना, साइज जितना इसका ज्यादा छोटा होगा, सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज्यादा हाई होगी, तो इसका यहाँ पर ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर तीसरा फैक्टर है चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी। दो पॉइंट तो लेटिस एनर्जी के मैच कर गए। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, तो नेचर क्या होगा, जो पोलर सॉल्वेंट हो गए सच एज वाटर, हायर सॉल्वेंट सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, जल हैव सच है वाटर, सच एज वाटर, हायर सॉल्वेशन, मैंने वाटर, जो पोलर सॉल्वेंट, मैंने पोलर जो है, पोलर जो है वो नॉन पोलर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ पर लग रहा है, तो जो बेसिकली नेचर सॉल्वेशन एनर्जी के भी जो अगर नेचर देखे सॉल्वेंट का, ये पोलर पे ज्यादा मैंने अट्रैक्ट होता है, पोलर पोलर ज्यादा होता है नॉन पोलर से। क्लियर? अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, बेसिकली दोनों एक ही समान है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आयोनिक लैटिस एनर्जी की हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं।
तो जैसे कि आपने कहा हायर तो लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा और ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेट स्टेबिलिटी होगी। और जितना ज्यादा कम लैटिस एनर्जी होगा, वीक आयोनिक बॉन्ड बनेगा और लो क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? ये उसके कुछ एग्जांपल है, आप इसको लिख सकते हैं। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा हायर, हायर स्टेबिलिटी। क्लियर? तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मेनली डिपेंड, मैंने जो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है, लैटिस एनर्जी पे। क्लियर? अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें सोलिबिलिटी, यहाँ पर केस वन सॉल्वेशन एनर्जी पे है, और मैं यहाँ पर दो केस के बारे में बताया। पहले लैटिस एनर्जी क्या करता है, होल्ड करता है आयंस को टुगेदर, और सॉल्वेशन एनर्जी करते क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ पर अगर देखें लैटिस, इसको भी आप लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी क्या करता है, होल्ड करता है आयन को, ठीक है ना। और सॉल्वेशन सॉल्वेशन एनर्जी तोड़ता है। तोड़ने का मतलब क्या है, अगर पानी डाल दो तो आयन क्या करता है, तोड़ देगा। और लैटिस एनर्जी क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें पहले केस में सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, लैटिस एनर्जी, और ये कब होगी, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इजिली। जब ऐसा केसेस में क्या होता है, जब आयनिक जो क्रिस्टल है, जब हम लोग किसी भी केमिकल, अगर किसी भी कंटेनर में अगर हम किसी पानी डालते हैं और उसमें कोई केमिकल डालते हैं जैसे NaCl डालते हैं, जब वो सेपरेट हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, इजिली हो जाते हैं, तो उस समय कंडीशन जो लगता है सॉल्वेशन एनर्जी का लगता है, जैसे NaCl अगर वाटर में हो। और जो दूसरा केस क्या होता है, लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी, सॉल्वेशन एनर्जी से, जो आयनिक कंपाउंड इज स्प्रिंगली स्पैगली soluble इन और इनसोल्यूबल। ठीक है ना। या तो वो जो आयनिक कंपाउंड है या तो सोल्यूबल होगा, माने स्लाइटली सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा। ठीक है ना। उस केसेस में क्या होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग की पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें, जितना ज्यादा हायर लैटिस एनर्जी, डिक्रीज सोल्युबिलिटी होगा। माने जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, सोल्युबिलिटी कम होगा। लेकिन अगर वहीं पर सॉल्वेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो ये बात हुई सोल्युबिलिटी की, बात हुई। तो ये दोनों पॉइंट्स भी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप IMP पॉइंट्स है ये हमारे। इसको आप लिख लीजिएगा। आप इसको जरूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर ये चीज देखेगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई प्रोफेसर 10 मार्क्स बोलता है, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स कितना भी अच्छे लिख लो तो 8 मार्क्स से वो ज्यादा नहीं देता है। और यदि अगर आप छत्तीसगढ़ के रायगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, तो मार्क्स की तो भूल ही जाओ। फिर भी आप जो नॉलेज अगर जो आप पाओगे वो बहुत बेहतरीन होता है। तो मार्क्स तो ऐसा है कि आप आपको मिलते रहेंगे। तो यदि अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करें, जो नुहेश सर नोट्स के नाम से है। मैं वहां पर नोट्स जो डालता हूं, मैंने एक चैप्टर के पूरे नोट्स वहां अपलोड कर दिए, आप जाके जरूर से आप उसको देखें। और मेरे इस टेलीग्राम चैनल में आप जरूर से ज्वाइन हो। और वहां पर भी ज्वाइन होकर जो मैं नोट्स देखता हूँ आप उसको प्लीज लिखें, क्योंकि एग्जाम के वक्त ऐसा होता है कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। तो वहां पर प्लीज आप जाके उस नोट्स को जरूर से देखें, और उस नोट्स के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी होगी, जो यहाँ पर जो नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, या जो भी क्लास की अनाउंसमेंट होगी मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा टेलीग्राम में। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम जो नुहे सर के नाम से है। और या तो आप इसको स्कैन करके जरूर से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के अंदर मैं भी कुछ कंटेंट डालता रहता हूँ। अभी मैंने एक सीरीज भी चालू की है शॉर्ट केमिस्ट्री को लेके, मैं वहाँ पर भी अपडेट करते रहता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल में भी डालता रहता हूँ। तो आप जरूर से मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, जो मैंने पेज बनाया है आप उसको फॉलो करें। और एज यूजुअल मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे भी कुछ उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ दीजिए, क्योंकि यूट्यूब अभी मैंने, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो मेरे पास उतने सब्सक्राइबर है कि मैं मोनेटाइज कर पाऊँ अपने चैनल को। यूट्यूब मोनेटाइज कब जब करता है तब 1000 व्यूज या फिर 500 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करता है, तब इनकम आती है। मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इतना अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ, तो आपका भी कुछ सहयोग मुझे चाहिए, ताकि मैं अ, और और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अपने सेटअप को भी इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल नहीं चल सकता है। क्योंकि मैं जब तक आप मुझे नहीं देंगे तब तक मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो ये मेरा QR है, आपसे जितना बनता है
चाहे 10 रुपए दीजिए, चाहे 20 रुपए दीजिए, आपसे जितना बनता है प्लीज आप इसमें डोनेट करें, ताकि मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ और अच्छे से आपको समझा सकूं, क्योंकि अब ये नया चैप्टर चालू हुआ है, मैं पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो प्लीज आप मेरे को इस क्यूआर जितना डोनेट कर सकते हैं आप प्लीज करिए, ताकि मैं और अपने रिसोर्सेज को कर पाऊँ, ताकि मैं और अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। हालांकि मैं कंटेंट आपको अपने अपने पूरा एफर्ट्स डाल के मैं डिलीवर कर रहा हूँ। प्लीज आप मुझे इस क्यूआर में कुछ दे के सहयोग करें, ताकि मैं और अच्छे से अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकूं। तो प्लीज आपका सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज आप इसमें दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं और देखने के बाद फिर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप मेरे को कुछ डोनेट नहीं कर सकते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ कि इस मंथ तक में मैं अपने 50 सब्सक्राइबर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50 सब्सक्राइबर मैं पूरे कर दूं। और इस वीडियो पे एम करते हैं 20 लाइक्स का। प्लीज आप इस दोनों एम को आप पूरा करिए, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को आप सब्सक्राइब करने को बोले। आप अपने दोस्त लोग से बोले कि सब्सक्राइब करें। मैं नहीं जानता कि आप वो जो सफेद कलर का बटन है आप उसमें जूता फेंक के मारिए, चप्पल फेंक के मारिए, मैं नहीं जानता। आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे उस सब्सक्राइब बटन को आप कैसे भी करके दबा दीजिए। मैं नहीं जानता, आप उसको आपको करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।